हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग साइंस। अब हम साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। डेट देख लेते हैं। ये है आपकी डेट 28 जैन 2023। लेवल 2 वालों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइजोबियम बैक्टीरियम इज ऑफन फाउंड इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स। द एसोसिएशन ऑफ द बैक्टीरियम विद दैट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये हमेशा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें आप दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। आपने लाइकेन सुना होगा। जो लाइकेन होता है, इसमें एल्गी और फंगी जो होती है वो एक दूसरे के साथ रहती हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या करती है, फायदा पहुंचाती हैं। एल्गी खाना बनाता है, फंगी जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो हमेशा आपके रूट नोड्यूल्स में मिलेगा। किसकी? जितने भी आपके दालें होती हैं, जितने भी आपके मतलब नाइट्रोजन रिच जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, पीज, मूंग, इन सब में क्या होता है, बीन्स, इन सब में नाइट्रोजन होती है। बेसिकली आप देखेंगे तो प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन इनटेक नहीं कर सकते। प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसकी जो मेन एलिमेंट होती है दैट इज़ योर मैग्नीशियम। लेकिन क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और अगर प्लांट्स नाइट्रोजन नहीं लेंगे तो उनके अंदर अमाइनो एसिड्स जो है उनकी कमी होती चली जाएगी। और आपने कई प्लांट्स में देखा होगा पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। दैट ऑल आर डिजीज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये तीन तरीके से होता है। एक तो लाइटनिंग के थ्रू, एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन और एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन। जो लाइटनिंग होती है उसमें जैसे ही थंडर स्टॉर्मिंग होती है तो उस केस में जैसे ही बिजली गिरती है तो जो नाइट्रोजन होती है ना आपकी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रेट, यानी कि जितने भी इनके नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसमें आपकी 3-4 स्टेप्स फॉलो होती है। पहला होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, ठीक है। दूसरा होता है एसिमिलेशन, उसको क्या करना, एसिमुलेट करना। फिर होता है आपका अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट करना। फिर होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं हम, इसके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है नाइट्रेट और नाइट्राइट उसमें कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब वापस अमोनिया से उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना। अब आपसे अगर प्लांट्स पूछे जाएं तो जितनी भी दालें होती हैं ना, ये हमेशा नाइट्रोजन रिच सोर्स होता है। चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, बीन्स हो गई, एक होती है आपकी अल्फा अल्फा, एक होता है आपका सोयाबीन। इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एक लौंग जो होती है, क्लोव्स, एक होता है आपका पीनट जिसे हम बोलते हैं मूंगफली। इन सब में ही नाइट्रोजन अच्छा खासा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो या तो अमोनिया की फॉर्म में होगा, या नाइट्रेट की फॉर्म में होगा, या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में ये होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का मेन काम होता है क्लोरोफिल पिगमेंट में इसकी प्रेजेंस, और क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को क्या करता है, कैप्चर करने में ये हेल्प करेगा। अगर सनलाइट कैप्चर नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना कभी भी नहीं बना पाएंगे। दिस इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरियम एंड द रूट्स ऑफ दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनमें लेग्यूम्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम नोट्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है जो आपको अमरवेल में मिलता है, जिसको हम कस्क्यूटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो होस्ट होता है, होस्ट का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो आपका अमरबेल ले लेती है। हीट्रोट्रिफिक रिलेशनशिप होता है जो हमारे अंदर है। हम क्या है, प्लांट्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। हम प्लांट्स को क्या करते हैं, जितना भी वो खाना बनाता है उसको हम इनटेक कर लेते हैं। दिस इज हीट्रोट्रिफिक रिलेशनशिप। इंसेक्टिवोरस रिलेशनशिप होता है जिसमें आप इंसेक्ट्स के लिए जो प्लांट्स हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन आर ट्रू विच इज फॉल्स अबाउट ह्यूमन थ्रोट। जो ह्यूमन थ्रोट होता है ना, पहली बात तो उसमें समझिए, एक होता है ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप, और एक होता है आपका ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। अब ध्यान से समझिएगा, जो ईसोफेगस होता है ना, ये क्या करता है, आपके थ्रोट से शुरू होगा, यानी कि गले से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, स्टमक तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से खाना ऊपर नीचे होता है। इसका मेन काम होता है खाने को मुंह से फूड पाइप तक पहुंचाना। जो ट्रैकिया होता है, इसमें क्या होता है आपका, ये भी थ्रोट से और लंग्स तक एक पाइप जो है वो उसको कनेक्ट करता है। इसका मेन काम होता है जो भी एयर है, जो आपका फूड लेराइंग्स बॉक्स होता है, यानी कि जो आवाज यंत्र है, उसको लंग्स तक कनेक्ट करना। और लंग्स में भी ये कहाँ जाके कनेक्ट करता है, आपके ब्रोंकी जो एरिया होता है वहां पे इसको कनेक्ट करता है। ट्रैकिया जो है वो एक यू शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसका मेन काम है लेराइंग्स जो है उसको लंग्स से जोड़ना, या फिर जो आपका विंड पाइप है उसको लंग्स से जोड़ना, ठीक है। और वॉइस बॉक्स जो होता है उसको ये कहाँ कनेक्ट करता है, ब्रोंकी से। दूसरी चीज, जो फूड पाइप होता है ना, यानी कि जो ईसोफेगस होता है वो ट्रैकिया के हमेशा पीछे होता है,
और जो स्पाइन होती है आपकी उसके फ्रंट में होता है। दोनों ही गले से शुरू होते हैं, एक लेकर जाता है ट्रैकिया लंग्स तक और एक लेके जाएगा स्टमक तक, ठीक है। ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना आपका स्टमक तक पहुंचता है। कहाँ से, मुंह से, क्योंकि मुंह में सबसे पहले बोलस बनता है। और जो ट्रैकिया होता है इसका मेन काम होता है जो भी आप एयर इनटेक कर रहे हो नोस्ट्रल्स के थ्रू, उसको गले से वो कहाँ, लंग्स तक पहुंचाता है। जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर स्फिंक्टर वॉल्व होता है जिसे हम बोलते हैं वुल्वा। वुल्वा जो होता है वो आपका जो स्फिंक्टर वॉल्व है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। वुल्वा नहीं होता, सॉरी, दिस इज योर एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है इसका मेन काम होता है जब आप खाना खा रहे होते हो तो विंड पाइप को वो बंद कर देता है जिससे खाना सीधे फूड पाइप में जाए। लेकिन कई बार खाना खाते वक्त हम हंस जाते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से खाना जो है किस में चला जाता है, विंड पाइप में, जिसकी वजह से हमें हिकअप्स आते हैं, खांसी आती है। ओके, तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो ह्यूमन थ्रोट है उसके बारे में क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। विंड पाइप रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन थ्रोट, बिल्कुल सही बात है कि जो विंड पाइप है वो बिल्कुल फूड पाइप के बगल से जाता है लेकिन पीछे की तरफ होता है। और फ्लैप लाइक वॉल्व इज प्रेजेंट इन द थ्रोट, बिल्कुल सही बात है। एक फ्लैप प्रेजेंट होता है किसमें, थ्रोट में, जिसका मेन काम होता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर वॉल्व या फिर उसे बोला जाता है एपीग्लोटिस। इसका मेन काम होता है विंड पाइप में खाने को जाने से रोकना। एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज इन थ्रोट, अगर एयर और फूड एक जैसा पैसेज पाथ शो मतलब फॉलो करेंगे तो खाना जो है वो हमेशा विंड पाइप में जाएगा। समटाइम्स फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप विच में कॉज हिकअप्स, बिल्कुल सही बात है। खाना जो है वो कभी कभी विंड पाइप में चला जाता है और हमें हिकअप्स आते हैं। लेकिन खाना और हवा एक कॉमन पैसेज जो है गले में उसको शेयर नहीं करते। हवा के लिए होता है आपका ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप, और फूड के लिए होता है ईसोफेगस जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस को हम बोलते हैं क्या, फूड पाइप बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे S1, S2, S4 सही है लेकिन S3 जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ये टर्म्स हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। सिल्क प्रोडक्शन इज योर सेरीकल्चर, ठीक है, जिसमें हम रेशम कीट पालन जो है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर होता है आपका वन जो है उनकी ग्रोइंग करना, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वन का प्रोडक्शन करना, ठीक है। एक होता है आपका मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन इज योर एपीकल्चर, मतलब जिसमें हम हनी जो है उसके प्रोडक्शन के लिए हनी बीज को पालते हैं। पुष्प कृषि होती है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फ्लावर्स जो हैं उनको ग्रो करवाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि यानी कि सेरीकल्चर और मोरीकल्चर। मोरीकल्चर क्या होता है, मलबेरी जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हम क्या कर सकें, जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या खाता है, आपका मलबेरीज जो है उसको खाता है। इसलिए हम किसकी खेती करते हैं, जो आपका मलबेरी है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। रेशम के कीड़े का अगर आपसे कोई नाम पूछे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंसेक्ट ऑफ सिल्क, तो वो होता है आपका बॉम्बैक्स मोराई, ठीक है, बॉम्बैक्स मोरी, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं डोमेस्टिक सिल्क मोथ। तो यहाँ तक आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जहाँ पे एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। कैसे, लेट सपोज अगर एसिड हम ले लें HCl, ठीक है, और एक हमने बेस ले लिया NaOH, तो यहाँ पे NaCl जो है वो क्या बना देंगे, एक नॉर्मल सॉल्ट, और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये एक रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन नहीं होगी तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। हमें कई बार चींटी काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है, या फिर हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। इन सब कंडीशंस में क्या होता है, हमारी बॉडी में एसिड बनता है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का इंटेक करते हैं। अगर आपको फॉर्मिक एसिड जो है चींटी ने काट लिया, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड के केस में हम क्या करते हैं, कैलामाइन यूज़ करते हैं। कैलामाइन क्या होता है, आपका बेस होता है, और जैसे फॉर्मिक एसिड के ऊपर हम कैलामाइन लगाते हैं ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट कंपोजिशन बना देते हैं। अगर पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे हम HCl जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, और जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वजह से वो सॉल्ट कंपोजिशन बना देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे है इस रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इस रिएक्शन में जो है जो नया सब्सटेंस बनेगा वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट फॉर्म्स आर ओनली ईदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, नहीं, जो यहाँ पे सॉल्ट बनता है वो हमेशा एसिडिक और बेसिक हो नहीं, एक नॉर्मल सॉल्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये अपना टेबल सॉल्ट होता है। दूसरी चीज, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? एसिडिक सॉल्ट आपका बनता है जब एसिड स्ट्रांग हो और बेस क्या हो आपका वीक हो, ठीक है। और बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब बेस स्ट्रांग हो और एसिड आपका वीक हो। हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, नहीं, इस केस में हीट जो है वो हमेशा रिलीज होती है ना कि एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड। अगर अमोनियम क्लोराइड आपसे पूछा जाए तो ये हमेशा एक एग्जाम्पल होता है जहाँ पे आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। एसिडिक सॉल्ट ये बनता कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हम क्या करते हैं, HCl जो है, HCl हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते ही क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसको बना देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट जो है उसको बना देगा। एक चीज याद रखिएगा, पीएच मीटर जो होता है, पीएच स्केल, उस पर न्यूट्रल वैल्यू होती है 7 से जब हम नीचे जाते जाते हैं तो आपके एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HCl, H2SO4 और HNO3। और अगर बेस की बात करें तो 7 से आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो 14 की तरफ, तो जो NaOH होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये एसिडिक सॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे देन इट्स योर ऑलवेज NH4Cl, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, बेस है आपका अमोनिया, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर विल गेट रिलीज। हीट हमेशा रिलीज होती है ना कि एब्जॉर्ब होती है। दूसरी चीज, अगर आपसे बेसिक सॉल्ट पूछा जाए तो बेसिक सॉल्ट होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं CaCO3, जो कब बनता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करवाते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है दैट इज ऑल्सो योर वीक बेस, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अगर इस क्वेश्चन को लेके आपको कोई भी डाउट होना या फिर लगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, सो यू कैन ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हुई कि इसमें एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। एक नया पदार्थ लवण बनता है, बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षार ये नहीं होते हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ऊष्मा हमेशा अवशोषित होती है, नहीं, ऊष्मा हमेशा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे A और B जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पूछा है क्या गलत है, तो यहाँ हो जाएगा आपका C और D, सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज? केमिकल चेंज वो होता है जिसमें आपका कोई नया सब्सटेंस बनता है और एक ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जबकि फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों चेंज होते हैं। दूसरा, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, अगर आप खाने को अपनी बॉडी में इनटेक करते हो तो इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपका जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है। फर्मेंटेशन जो होता है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ग्लूकोज होती है ये किस में बदल जाती है, C2H5OH यानी कि इथेनॉल, और ये CO2 को रिलीज करती है। हम जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ब्रेड बनाते हैं, इडली बनाते हैं, इन सब में फर्मेंटेशन होता है। फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, दिस इज कम्प्लीटली योर फिजिकल चेंज, ये हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। पानी के अंदर आप चीनी को तब तक मिलाते हो जब तक कि उसका एक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। वो पानी के अंदर घुलना जब तक बंद नहीं कर देगी तब तक हम उसमें चीनी मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, क्रिस्टलाइजेशन इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, कंबशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग, ये सारे क्या होते हैं आपके इरिवर्सिबल और केमिकल चेंज होते हैं। सो आई जस्ट होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Animals adapt themselves to survive in the condition in which they live. Column 1 list animal and column 2 list the adaptation. Adaptation होता है कि कुछ एनिमल्स या कोई भी प्राणी हो उसको हम एक ऐसी एनवायरनमेंट में डाल देते हैं जहाँ पे वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करके वहाँ पे सर्वाइवल अपना कर लेता है। तो
तो यहाँ पे एनिमल्स हैं और ये इनके फीचर्स हैं जो उन्होंने अडेप्ट किए हैं। पोलर बियर पोलर रीजन पे मिलता है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लॉज होते हैं। पंजे जो होते हैं वो चौड़े और बहुत शार्प होते हैं जिससे कि वो बर्फ पे अपनी ग्रिप को बना सकें। रेड आइड फ्रॉग जो होता है उसमें स्टिकी पैड्स होते हैं। जो मेढक होता है उसमें क्या होता है, एक म्यूकस जैसी स्ट्रक्चर होती है और इनके पंजे ना थोड़े से स्टिकी होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रिप को प्रॉपर रख पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये क्लाइंब करते हैं, तो दीवार पे क्लाइंब करने के लिए ज़रूरी है कि इनके पैर जो हैं वो स्टिकी हों। जो लॉइन होता है उसमें सेंसिटिव हियरिंग होती है। इनको अपने प्रे की जरा सी भी हलचल होती है, पत्तियां हिलती हैं तो इनको तुरंत सुनाई देता है। एलिफेंट जो होता है इसमें मॉडिफाइड टीथ होते हैं, यानी कि इनके जो टस्क होते हैं आगे के, दे आर द मॉडिफाइड टीथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जो होता है इसको हम बोलते हैं हवा में चारों तरफ जो प्रेशर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर एयर प्रेशर। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स वेरी लेस प्रेशर ऑन अस, नहीं, हमारे ऊपर एयर जो है वो बहुत तेज प्रेशर लगाती है। एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, रिवर्स लिखा हुआ है कि जो एयर होती है वो एक्सपेंड होती है हीटिंग पे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, वो वेट में हल्के हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर जाते हैं। और एक्सपेंड होती है हीटिंग पे और कॉन्ट्रैक्ट होती है कूलिंग पे। लेकिन जैसे ही हम एयर को ठंडा करते हैं पार्टिकल धीरे धीरे आपके पास आने लगते हैं। वार्म एयर राइजेज अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। जैसे ही एयर गर्म होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जैसे ही हवा ठंडी होती है वो वापस अर्थ की सरफेस पे नीचे आने लगती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी पे ही आपका लैंड ब्रीज जो होती है और सी ब्रीज वो इस पे बेस्ड होती है। एज वार्म एयर राइजेज एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है तो वहाँ पे जो एरिया बनता है, यानी कि जो गैप बनता है, वो वहाँ पे एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, नहीं, वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे उसे पूछा है कि एयर प्रेशर जो है उसके बारे में कौन सा जो चीज़ है वो यहाँ पे सही है और कौन सी जो चीज़ है वो यहाँ पे गलत है। एक चीज़ और, एयर प्रेशर जो है उसको बैरोमीटर में आप नापते हैं। इसकी जो यूनिट होती है दिस इज योर बार, ठीक है। और अगर एयर प्रेशर के बारे में आपको ढंग से जानना हो तो प्रेशर जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये एक फोर्स होता है जो कि एक सरफेस पे लगता है, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। मतलब प्रेशर क्या है, फोर्स। एयर क्या करती है, एक फोर्स लगाती है सरफेस पे जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। इसको बैरोमीटर में नापते हैं और बैरोमीटर जो है होता है उसमें भी आपकी मरकरी ट्यूब होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स वेरी लेस प्रेशर ऑन अस, बिल्कुल गलत है ये। एयर जो है वो एक्सपेंड होती है कूलिंग हीटिंग पे और कॉन्ट्रैक्ट होती है कूलिंग पे, ये दोनों गलत है। वार्म एयर जैसे जैसे गर्म होगी ऊपर उठती है, क्योंकि हम लिक्विड में जो कन्वेक्शन प्रोसेस है उसमें पढ़ते भी हैं कि जब आप पानी गर्म करते हो तो जैसे ही नीचे वाला जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होते हैं, क्योंकि हीट डायरेक्ट लगेगी, उस केस में ये हल्के होके एक्सपेंड होते हैं और एक्सपेंड होके ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर वाले जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो हैवी होते हैं, वो वापस नीचे आते हैं, किसकी तरफ, पैन की तरफ। और यहाँ पे जो जगह क्रिएट होती है, जगह बनती है, क्यों, क्योंकि हल्के पार्टिकल ऊपर गए, भारी अभी नीचे आ रहे हैं, तो उस बीच में जो यहाँ पे एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज्ड होता है, ना कि इंक्रीज्ड। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। संजना जो है वो क्या करती है, एक एक्सपेरिमेंट करती है विथ सॉइल टू फाइंड द रेट ऑफ परकोलेशन। जो परकोलेशन रेट है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करती है, एक एक्सपेरिमेंट करती है। She observed that it took 20 minutes पर 400 ml of water to percolate. बेसिकली 400 ml पानी को परकोलेट करने के लिए 20 मिनट उसने लिया सॉइल सैंपल ने। तो जो परकोलेशन रेट है वो यहाँ पे क्या है। परकोलेशन होता है, लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे जब मूव करता है, उसमें छोटे छोटे सॉइल में ना जितने छोटे होल होंगे उनसे जो पानी है वो नीचे की तरफ क्या करता है, आपका जाता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड। दिस इज कॉल्ड योर परकोलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो परकोलेशन रेट होती है ना वो सैंडी सॉइल की होती है, क्यों, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। और सबसे कम जो परकोलेशन रेट होती है वो होती है आपकी क्ले सॉइल की, ठीक है। अगर परकोलेशन रेट ज़्यादा है तो सॉइल उतनी ख़राब है, और अगर परकोलेशन रेट कम है तो सॉइल जो है उसको उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परकोलेशन का मतलब होता है जब धीरे धीरे पानी जो है वो अंदर जाता है। तो क्ले सॉइल जो होती है उसमें परकोलेशन जो होता है वो आपका धीरे धीरे पानी अंदर जाता है और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत हाई होती है। यहाँ पे आप परकोलेशन रेट को कैसे निकालेंगे, 400 ml ऑफ वाटर है 20 मिनट्स, यानी कि जितना आपको वाटर कंटेंट दिया है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 ml
पर ml, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 20 ml। जब आप इसको डिवाइड करेंगे दिस विल बी 20 ml पर मिनट, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बीइंग, जो कौन सा चार्ट जो है वो करेक्ट सीक्वेंस शो करता है ह्यूमन बींग्स में ब्लड के फ्लो को। ब्लड फ्लो जो होता है इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है आपका किडनी में और ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है आपका लंग्स में, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स में क्या होती है आपकी एयर होती है, ये लंग से कहाँ जाती है पल्मोनरी वेन में, क्योंकि आर्टरी जो होती है पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, जबकि लंग्स में जो है एयर का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, वहाँ पे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा पल्मोनरी वेन में जाएगा, ना कि आर्टरी में, तो ये दोनों तो हट गए। अब पल्मोनरी वेन से ये प्योर ब्लड है। एक बात याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन जो है वो सिंपल एक एक्सेप्शन होता है, बाकी वेन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ पल्मोनरी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कैरी होता है। ये ब्लड कहाँ जाएगा आपका हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक तीनों प्रोसेस सही हैं। लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट तक गया। वेन जो होती है ना वो ब्लड को हार्ट तक लाती हैं और आर्टरी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से लेके जाती है। हार्ट में क्या होगी आपकी जो वेन्स आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या करेंगी अब प्यूरिफाइड ब्लड जो है उसको कैरी करेंगी, ठीक है। लंग से प्यूरिफाइड ब्लड वेन में आया, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से जो आर्टरीज हैं, क्योंकि आर्टरीज ही होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, तो यहाँ पे वेन्स गलत हो जाएगा। अब क्या होगा, आर्टरी से प्यूरिफाइड ब्लड बॉडी में जाएगा, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वहाँ तक ये ब्लड अब पहुँचेगा। अब बॉडी में क्या होगा, जितने भी आपके डीऑक्सीजनेटेड सब्सटेंस हैं वो वापस ब्लड में आके मिलेंगे, ये प्रोसेस तो कंटिन्यूस चलती है। बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस में जाएगा, वेन्स में, क्योंकि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अब बॉडी में वेन्स के थ्रू ब्लड वापस कहाँ जाएगा, हार्ट में, ठीक है। हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करेगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से लंग्स में लेके जाएगी, यहाँ पे ब्लड वापस प्यूरिफाई होगा, प्रोसेस वापस रिपीट होगी। वापस देखते हैं, सबसे पहले लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई हुआ, प्यूरिफाइड ब्लड गया पल्मोनरी वेन में, वेन से जाएगा वो हार्ट में क्योंकि पूरा ब्लड प्यूरिफाइड है। हार्ट से आर्टरीज जो हैं वो इस प्यूरिफाइड ब्लड को बॉडी तक लेकर जाएंगी। बॉडी में वापस क्या होगा, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड सब्सटेंस हैं वो मिक्सअप होंगे, वापस वेन्स जो हैं उसके थ्रू वो हार्ट में वापस जाएगा। हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में इस इम्प्यूरिफाइड ब्लड को लेके जाएगी। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। The process of dialysis is associated with which one of the following function of human body? जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है ना वो हमेशा आपके एक्सक्रीशन से रिलेटेड होती है। क्यों? क्योंकि जो डायलिसिस प्रोसेस है वो हमेशा किडनी में होती है। किडनी जो है इसको हम रीनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्सक्रीशन विल बी करेक्ट। सर्कुलेशन क्या होता है आपका हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सबसे पहले स्टडी की थी इस पे विलियम हार्वे ने। जो एक्सक्रीशन होता है दैट इज एक्सक्रीटरी मटेरियल, जैसे यूरिया हो गया आपका, किडनी जो होती है वो आपकी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है जिसमें आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आते हैं। रेस्पायरेशन होता है जिसमें हम फूड विंड पाइप जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं और लंग्स जो है उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई रिपीट, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, दैट हैपन्स इन लंग्स। ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, दैट हैपन्स इन किडनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? ये क्वेश्चन सीटेट 1000 बार पूछा होगा। याद रखिएगा जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेमेन। इसमें क्या होता है, एक तो फिलामेंट होती है, फिलामेंट के ऊपर आपके एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल में क्या होता है, स्टाइल होती है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा होगी, नीचे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और नीचे प्लेसेंटा होता है। दूसरी चीज, जो ओव्यूल्स होते हैं ये हमेशा सीड्स में कन्वर्ट होंगे और जो ओवरी होती है वो हमेशा फ्रूट में कन्वर्ट होती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही सेक्सुअल ऑर्गन आपका प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होता है आपका पपाया। जो पपाया है वो हमेशा यूनिसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल याद रखिएगा, करेला जिसको हम बोलते हैं बिटर गॉड, ये हमेशा यूनिसेक्सुअल होता है। एक होता है आपका पंपकिन, ये सब क्या है यूनिसेक्सुअल। एक होता है आपका कुकुम्बर, दीज ऑल आर योर यूनिसेक्सुअल
फ्लावर। अगर हम मस्टर्ड की बात करें, रोज़ की बात करें, पिट्यूनिया की बात करें, ये सब क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। इसी में आता है आपका बैंगन, जिसे हम बोलते हैं ब्रिंजल, एक होता है टोमेटो, ठीक है, एक होता है चिलीज, ये सारे क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। इसका मतलब है कि इनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा गाइस प्लीज, बहुत बार सीटेट पूछ चुका है। आई रिपीट कि करेला, पंपकिन, कुकुम्बर और पपाया ये सब होते हैं यूनिसेक्सुअल। मस्टर्ड, रोज, पेट्यूनिया, ब्रिंजल, चिली, टमाटो ये सब क्या होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट dt ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ऑब्जेक्ट का मूव होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। dt ग्राफ दो तरीके से बनता है, यह है आपकी डिस्टेंस, यह है आपका टाइम। लेट सपोज यहाँ पे है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यह है 4 घंटा। यहाँ पे है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है, 2 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है, 3 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे और 4 घंटे में भी 5 किलोमीटर पे है। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है दैट इज योर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो है कि इट्स ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ हो? रेस्ट पे हो। ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है नहीं, ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पे ही है, 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी 5 पे है, 3 घंटे में भी 5 पे और 4 घंटे में भी 5 पे है। दूसरा dt ग्राफ होता है आपका जहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, सेम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर पे जाए, 2 घंटे में 10 किलोमीटर पे जाए, 3 घंटे में 15 किलोमीटर और 4 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसमें सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन, ना तो ये पैरेलल है एक्सिस के और ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। dt ग्राफ एक तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो पैरेलल लाइन होती है, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसमें क्या होगा, ये आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये y एक्सिस के पैरेलल है। पैराबोलिक ग्राफ इसमें कभी भी नहीं बनता। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। Which one of the following option correctly arranges lighting devices in order to increasing energy efficiency? मतलब सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी किस बल्ब में यूज़ होती है? सबसे पुराने बल्ब आते थे आपके येलो बल्ब, जो आज भी कई गाँव में यूज़ होते हैं। दिस इज़ योर इनकेडेसेंट बल्ब। इनमें एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब आरोही क्रम जो है, मतलब वृद्धि क्रम में दिखाना है। तो सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती थी वो आएगा। उसके बाद आपकी थी ट्यूबलाइट। जो ट्यूबलाइट है इसमें एनर्जी कंजम्पशन जो है फिर सबसे ज़्यादा होता था। फिर CFL और सबसे कम होता है आपका LED बल्ब में। LED का पूरा नाम होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, ये होता है आपका फ्लोरोसेंट बल्ब, और ये होती है आपकी ट्यूबलाइट, ये होते हैं आपके इनकेडेसेंट बल्ब। तो यहाँ पे सबसे होता है इनकेडेसेंट बल्ब में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी। फिर ट्यूबलाइट, इसमें हम यूज़ करते थे आर्गन वेपर। जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं इसमें हम एनर्जी कंज्यूम होती थी और सबसे कम होती है लाइट इमिटिंग डायोड में। तो ये एक सीरीज़ है, आप अच्छे से याद रखिएगा। आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ क्या किया जाता है? LED बल्ब, ठीक है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Which one of the following option arranges different frictional forces in an increasing order of friction? यानी कि जो घर्षण है उसमें जो घर्षण बल दिया है उसको आपको बढ़ते क्रम में दिखाना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बताना है कि घर्षण किस में होता है, फिर बताना है घर्षण सबसे कम किस में होगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, इसमें घर्षण आपका सबसे कम होता है, फिर होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसमें फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल होता है, जिसकी वजह से फोर्स इसमें इक्वली एप्लीकेबल होता है। फ्रिक्शन होता क्या है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो आप अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, आपके जस्ट अपोजिट उसको खींचेगा। दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए हम जो खुरदरा फर्श होता है उस पर आराम से चल पाते हैं, जबकि जैसे स्लाइडिंग फ्लोर होता है हम उस पर फिसलने लग जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम होता चला जाएगा। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें सबसे कम घर्षण होता है, सबसे कम फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब आप पहियों को रोल करते हो या फिर किसी भी चीज़ को आप रोल करते हो तो उसमें बहुत जल्दी वो स्लिप होता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। स्लाइडिंग जो होता है जब हम फिसलते हैं, या आपने घरों पे भी देखा होगा स्कूटी वगैरह को हम स्लोप बनाते हैं, उस पर जब स्लाइडिंग होती है तो उसमें भी फ्रिक्शन आपका सबसे कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आपका स्टैटिक में। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको बढ़ते क्रम जो है उसमें दिखाना है।
साउंड वाइब्रेशन मेक वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग सेंड वाइब्रेशन टू फ्रॉम वेयर द सिग्नल गोज टू सी ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर। जो साउंड वाइब्रेशन होता है वो सबसे पहले ह्यूमन बींग में कहाँ वाइब्रेट होता है, वो सबसे पहले आपका वाइब्रेट होगा ईयर ड्रम में, ठीक है। जो ईयर ड्रम होता है उसमें आपका साउंड वाइब्रेशन जो है वो सबसे पहले वाइब्रेट होगा। उसके बाद ये जो साउंड वाइब्रेशन होते हैं वो आपके इनर ईयर से ब्रेन को भेजे जाते हैं, ठीक है। सिंपल लाइन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो साउंड की वाइब्रेशन होती है वो सबसे पहले बनती है आपकी ईयर ड्रम में, ठीक है। ईयर ड्रम से वो कहाँ भेजी जाएगी, इनर ईयर को, और इनर ईयर से वो कहाँ जाती है, ब्रेन में। तभी तो ब्रेन सिग्नल देता है और हम चीज़ों को सुनते हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76। Two plane mirrors are parallel to each other and the distance between them is 30 centimeter. How many images are formed of a coin placed in between them? सिंपल लाइन क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। जब दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, जब दो प्लेन्स को आप एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखते हो और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो जब आपने इन दो पैरेलल प्लेन के बीच में किसी कॉइन को रखा तो कितनी इमेज बनेगी। कभी भी जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा कैसा होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। और जब दो मिरर एक दूसरे के किसी एंगल पर प्लेस्ड होते हैं, या तो राइट एंगल पे होंगे या फिर किसी भी एंगल पे प्लेस्ड होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ठीक है। ये कब होगा, जब आपकी इमेज जो है वो इवन नंबर में है। अगर आपका इमेज फॉर्मेशन ऑड नंबर में आ रहा है, ठीक है, जैसे 360 अपॉन थीटा हो जाएगा। कभी भी जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज होती है ना वो कभी भी सम संख्या यानी कि इवन नंबर में नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि किसी पे मान लीजिए किसी मिरर पे वो अगर इंसिडेंट रे है तो किसी दूसरे मिरर के लिए वो रिफ्लेक्टिंग रे होती है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें इमेज हमेशा आपकी कैसी बनेंगी, ऑड नंबर में बनती हैं। तो जब भी दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल वर्ड बस याद रखिएगा, अगर वो पैरेलल हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखिए उसकी इमेज हमेशा कितनी बनेगी, इनफाइनाइट, क्योंकि लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर किसी एंगल पे वो एक दूसरे से प्लेस्ड है, या तो राइट एंगल पे होंगे या किसी भी एंगल पे, अब मान लीजिए अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 90। तो यहाँ क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन कितना आया, 4। जबकि प्लेन मिरर में इवन नंबर में इमेज नहीं बनती है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यही अगर ऑड नंबर में आता तो हम इसको डायरेक्ट, अगर ये 3 आता डायरेक्ट तो हम इसको 3 छोड़ देते। इवन इमेज के लिए फॉर्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ऑड इमेज के लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है कॉलम 1 न्यूट्रिएंट्स है, इनको कॉलम 2 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के साथ मैच करना है। आयरन जो होता है वो एनीमिया, आयरन की कमी से क्या होता है आपका, एनीमिया डिजीज होती है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन C से होता है स्कर्वी, और आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं। इसमें गलगंड रोग हो जाता है, जो आपका थ्रोट होता है वो लटक के बाहर आ जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर आयोडीन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। ए का क्या होगा, 4, ठीक है। बी का क्या होता है, 1, बी का होगा 1, सी का है 2 और डी का है 3। तो यहाँ पे 77 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आई रिपीट, आयरन जो होता है उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। दूसरा B9 जो होता है जिसे हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, उसकी कमी से भी किसी भी इंसान के अंदर एनीमिया डिजीज होती है। एक होता है आपका विटामिन B12 जिसे हम बोलते हैं साइनोकोबालमिन, जो B12 होता है उसकी कमी से भी बॉडी के अंदर एनीमिया डिजीज होती है। When sulfur reacts with oxygen, ये आपका सल्फर है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। When sulfur reacts with oxygen, sulfur dioxide gas is formed. क्लियर। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर ऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को आपने वाटर B के साथ फॉर्म करवाया, यानी कि SO2 को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बनाता है, H2SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि सल्फ्यूरस एसिड जो है वो आपका H2SO3 होता है। ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है ये क्या करता है, एसिडिक है, नेचर क्या है इसका, एसिडिक। तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। दिस विल कन्वर्ट ब्लू टू रेड। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। I repeat, when sulfur reacts with oxygen, this makes sulfur dioxide. When sulfur dioxide reacts with water, it forms sulfurous acid. Sulfurous acid is acidic in nature, so this will convert blue litmus paper to red.
रेड टू ब्लू जो होता है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल होती है ना, याद रखिएगा ये नॉन मेटल हमेशा एसिडिक होती है नेचर में, इसके जो ऑक्साइड बनते हैं ना वो हमेशा अम्लीय होते हैं, और जो मेटल होती है इसके जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। असर्शन है सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन, गलत, क्योंकि जो सोडियम होता है ना ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, इसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। दूसरा, सोडियम जो होता है बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ये क्या करेगा, जैसे ही आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रखोगे या वाटर के साथ रखोगे ये इसके साथ रिएक्ट करके फट जाता है, ठीक है, तुरंत रिएक्ट करेगा और ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीजन की सप्लाई सोडियम के लिए रोकनी होती है। तो यहाँ क्या होगा, सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है, गलत है। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। और जो पोटेशियम होता है इसको हम क्या करते हैं, ये एक नॉन मेटल होती है, इसको हम पानी में रिएक्ट करवाते हैं, मतलब पानी में आप इसको रख सकते हो, क्योंकि फॉस्फोरस कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड इज नॉट जनरली फाउंड टू बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, जो हवा है उसके द्वारा कौन सा बीज जो है वो छितराया नहीं जाता, मतलब जिसमें विंड डिस्पर्जल नहीं होता है। मदार, सनफ्लावर, ड्रम स्टिक, इन तीनों में क्या होता है, विंड डिस्पर्जल होता है, लेकिन जो जेंथियम होता है इसके अंदर आपका विंड डिस्पर्जल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जेंथियम जो है वो विंड हवा के थ्रू इधर उधर ट्रांसफर नहीं होता, जबकि अकेरा, सूर्यमुखी और ड्रम स्टिक जो होती है वो हमेशा एयर के थ्रू जो है उसमें डिस्पर्जल शो किया जा सकता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेचर ऑफ साइंस, साइंस का नेचर जो होता है ना स्केप्टिसिज्म शो करता है, यानी कि संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये इसका नेचर है। लॉ ऑफ साइंस आर फिक्स्ड एंड इटर्नल ट्रूथ, बिल्कुल गलत, क्योंकि साइंस में जो लॉ होते हैं वो कभी भी फिक्स नहीं होते। विज्ञान में जो नियम होते हैं ना उनको आप चेंज कर सकते हो, दे आर चैलेंजेबल। दूसरा, वो शाश्वत सत्य नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो शाश्वत सत्य नहीं है। साइंस इज ए सोशल एंडिवर, बिल्कुल सही बात है। जो विज्ञान है वो एक सामाजिक उद्यम है, जहां भी आप साइंस को सोशल वर्ड से रिलेट करोगे दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइंस इज डायनामिक एंड एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान जो है विज्ञान में ज्ञान परिवर्तनशील होता है, हर वक्त हम चेंज करते रहते हैं। दूसरा, प्रसारशील है, आप एक लिमिटेड जोन तक साइंस को नहीं रख सकते, अपनी नॉलेज साइंस में एक लिमिटेड जोन तक नहीं होती। देयर इज नो सिंगल मेथड ऑफ साइंस, बिल्कुल सही बात है कि साइंस में कोई भी एक सिंगल मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पे विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत पूछा है, तो नियम जो होते हैं वो स्थायी और शाश्वत सत्य हैं, यही गलत है। विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, हमेशा पॉजिटिव होता है, साइंस ऐसा है। विज्ञान का ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील है, हम हमेशा अपनी नॉलेज को चेंज करते हैं और हमेशा हम चीज़ों को एक्सपेंडिंग वे में साइंस में देखते हैं। विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। सो द ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन, विज्ञान की जो शिक्षा है उसका एक उद्देश्य क्या नहीं है। विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थी को वैज्ञानिक प्रवृत्ति पोषण करने में सक्षम बनाती है, बिल्कुल सही बात है कि जो साइंस की एजुकेशन होती है वो बच्चे को साइंटिफिक जो नेचर है उसको कल्टीवेट करने में हेल्प करती है। बच्चे को जितना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से सोचेगा वो तो पॉजिटिव है। इसमें बच्चे को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग की मूल्य को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि साइंस जो है वो बच्चे को ऑनेस्टी सिखाती है, बच्चे को सिखाती है कि दूसरे को कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, इसे शिक्षार्थी तथ्यों को याद रखने और नियम को कंठस्थ करने, जहां भी आप रोट मेमोराइजेशन वर्ड देखेंगे ना वो हमेशा नेगेटिव है, चाहे आप साइंस की बात कीजिए, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे कोई भी सब्जेक्ट। इसे शिक्षार्थी को विज्ञान प्रक्रिया कौशल सहित अन्य कौशल को प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। जो साइंस एजुकेशन है वो बच्चे को किसमें इनेबल करती है, साइंस प्रोसेस स्किल, यानी कि आप चीज़ों को जब हैंड ऑन एक्टिविटी करते हो, साइंस में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप अपने हाथ से उस चीज़ को करके देखोगे, और साइंस में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो दूसरी स्किल्स में भी आप डेवलप होते हो। जैसे आपको ऑनेस्टी सिखाई जाती है, आप दूसरे बच्चे को कोलैबोरेट करते हो, हेल्प करते हो, आपको इंटीग्रिटी सिखाई जाती है, तो आप क्या करते हो, डायनेमिक प्रोसेस में चीज़ों को लर्न करते हो, लेकिन चीज़ों का रूट मेमोराइजेशन साइंस में नहीं होता।
थ्योरीज एंड लॉज रिप्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज, लॉज ऑन वेरिफिकेशन बिकम्स थ्योरीज। ये बात बिल्कुल सही है कि जो थ्योरी होती है ना और जो लॉ होते हैं वो साइंटिफिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सिद्धांत हैं और जो नियम है वो वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं, क्योंकि साइंस में अगर थ्योरीज नहीं होंगी और लॉ नहीं होंगे तो साइंस बनेगी कैसे। और स्टेटमेंट बी है कि लॉ जो होते हैं वो वेरिफिकेशन पे थ्योरीज बनती है, नहीं, थ्योरीज जो होती हैं वो चेंजेबल होती है, इनको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जब आप थ्योरीज को बार बार वेरीफाई करते हो, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हो 1000 तरीके से, तब जाके वो लॉ बनती है। तो ये जो है वो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ होगा थ्योरीज ऑन वेरिफिकेशन बिकम्स लॉ, ना कि लॉज ऑन वेरिफिकेशन बिकम थ्योरीज। थ्योरीज चेंज हो सकती है, थ्योरीज को चैलेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ए सही है लेकिन बी गलत है। थ्योरी और लॉ जो होती है वो साइंटिफिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगी तो ना तो आप कोई थ्योरी प्रपोज कर सकते हो, ना ही आप कोई लॉ दे सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ साइंस, इनमें से साइंस जो है उसकी संकल्पना को कौन सा नहीं दिखाता। इट्स ए बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। अगर साइंस में आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। इट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। अगर साइंस में आप किसी भी चीज़ को इंक्वायरी करना चाहते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस प्रोसेस को करना कैसे है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना कैसे है, उस चीज़ की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। यह चिंतन करने के विभिन्न मार्गों का एक विकास करता है। साइंस में हर चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आप चीज़ों को अपने दिमाग में एनालाइज करते हो, तब हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। यह वैज्ञानिक विधि के चरण की एक समझ है, नहीं, इसमें हम साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करते हैं। आप क्या करते हो, साइंस में जो आइडियाज़ होते हैं ना वो रैंडम आइडियाज़ होते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई चीज़ आई तो आप उस चीज़ को खुद से पहले एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तो इसमें वैज्ञानिक विधि नहीं होती है, इसमें खुद की जो आपका एक मेथड होता है उसके चरण, मतलब आप चीज़ों को खुद अपने दिमाग में एनालाइज करते हो और उनको प्रॉपर तरीके से प्रपोज करते हो कि पहले हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है। लेट सपोज आप जब साइंस लेबोरेटरी में जाते हो तो टीचर कई बार आपको फ्री हैंडेड छोड़ता है कि खुद से करके देखो, तो उसमें हम अपने दिमाग में खुद एक थ्योरी बनाते हैं, खुद एक सीरीज बनाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमें कैसे करना है। सो द ऑप्शन 4 विल बी नेगेटिव। रिसर्च शोड द टीचर शुड वेट फॉर 5 सेकेंड, जो रिसर्च है वो शो करती है कि टीचर को वेट करना चाहिए 5 सेकेंड के लिए क्वेश्चन को पूछने के बाद। तो कौन सा जो है वो वेट टाइम का बेनिफिट नहीं है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बात है। जब टीचर क्वेश्चन पूछने के बाद 5 सेकेंड अगर वेट कर रहा है तो बच्चा उसमें 1000 तरीके के आंसर अपने दिमाग में बनाता है। डिक्रीज इन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेगेटिव है, क्योंकि 5 सेकेंड में बच्चा 50 तरीके के क्वेश्चन सोच सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने बच्चे से पूछा कि फोर्स जो है उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है, या फिर बुएंट फोर्स क्या होता है, तो उस केस में बच्चा 1000 ऑप्शन सोचेगा, 1000 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि मैं इसमें ये पूछ लूँ, ये मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस डिक्रीज नहीं होंगे, क्वेश्चंस बल्कि इंक्रीज होंगे। इंक्रीज इन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्स, 5 सेकेंड में बच्चा अपने रेस्पॉन्स को भी बड़ा कर सकता है, लेकिन आप बच्चे को जब टाइम ही नहीं देंगे, आपने क्वेश्चन पूछा तुरंत अगर आप आंसर जो है उसको एक्सपेक्ट करेंगे तो उस केस में बच्चा जो है वो होपलेस हो जाएगा और शायद अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से वो इलेबोरेट ना कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल नेगेटिव होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नेगेटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पूछा है कि ए क्या है और बी क्या है। एक चीज होती है प्रिंसिपल, एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है इन्फेरेंस। ऑब्जर्वेशन वो होता है जब आप किसी भी चीज को अपने सामने होते हुए देखते हो, ठीक है, और उस बेसिस पे आप क्या निकालते हो, इन्फेरेंस निकालते हो, यानी कि निष्कर्ष निकालते हो। प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं फैक्ट, यानी कि आपको कोई चीज बस बोल दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। यहाँ पे एक सिंपल लाइन स्टेटमेंट आपको दे दिया है, दिस इज कॉल्ड योर सिद्धांत, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल है जो आपको डायरेक्ट बता दिया गया है। अब इस प्रिंसिपल को आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। कैसे, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इस चीज को आप अपनी आंखों से सामने होते हुए देखोगे, उस चीज को आप अपनी कॉपी में उतारोगे, फिर उसके बाद हम उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल लाइन तथ्य है जिसे हम बोलते हैं सिद्धांत। इस सिद्धांत को अब आप आगे ऑब्जर्व करोगे और अपनी आंखों से अपने सामने होते हुए देखोगे। तो जो सिद्धांत होते हैं उनको क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका
A is principal and the B is observation. So the option 3 will be correct. Observation के बाद ही हम inference निकालते हैं. Which of the following doesn't describe the task of engaging students in performing experiment given in the textbook? यानी कि पाठ्य पुस्तक में मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट दिया है, उसको परफॉर्म करने में बच्चों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन व्याख्या नहीं करता. मतलब बच्चे ने बुक में कोई टास्क दिया हुआ है, उसको आपको परफॉर्म करवाना है बच्चे से, तो उस केस में कौन सा जो है इन चारों में से पॉजिटिव नहीं है. स्ट्रक्चरल इंक्वायरी बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि टास्क जो है वो बुक में लिखा हुआ है, उसमें सारी स्टेप्स लिखी हुई हैं, प्रॉपर एक प्रोसीजर है, आपको सिर्फ उस तरीके से उस टास्क को एग्जीक्यूट करना है. गाइडेड इंक्वायरी होती है जहाँ पे टीचर जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगा, जहाँ आपको ज़रूरत है टीचर आपको हेल्प करेगा और टीचर की मदद से आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है. ओपन इंक्वायरी नहीं. ओपन इंक्वायरी होती है जहाँ पे आप बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंडेड छोड़ देते हैं, बच्चे के मैटर में आप इंटरफेयर नहीं करते, उस टाइम सिर्फ बच्चे को आप ऑब्जर्व करते हैं. जबकि यहाँ क्या है, आपको बच्चे को किस में डिस्क्राइब करना है, मतलब किस में इंगेज करना है, दिए हुए टेक्स्ट बुक में. यानी कि जो बुक है उसमें जो टेक्स्ट बुक में आपको एक्सपेरिमेंट दिया है वो बच्चों से परफॉर्म करवाना है. तो ये ओपन इंक्वायरी नहीं है. डायरेक्टेड इंक्वायरी बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है वो सेंटर में है, टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा, बच्चे उस चीज़ को सिंपल परफॉर्म करेंगे. सो द ऑप्शन 3 इज नेगेटिव. मतलब यहाँ इसके रिगार्डिंग नेगेटिव है, डजंट डिस्क्राइब ना. ओपन इंक्वायरी में बच्चे को आप फ्री हैंडेड छोड़ते हैं, जबकि गाइडेड और डायरेक्टेड इंक्वायरी में टीचर सेंटर में होता है, आप बच्चे को गाइड करेंगे, बच्चे को डायरेक्ट करेंगे. स्ट्रक्चर का मतलब है कि बुक में चीज़ एकदम अच्छे तरीके से लिखी हुई है, आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है. इट शुड बी ऑनगोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग. ये जो होती है एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम में, तो ये होता है हमेशा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, ये ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, यानी कि पूरे लाइफ लॉन्ग चलता है, पूरे साल चलता है. इसमें बच्चे को हम टाइम टाइम पे फीडबैक देते हैं, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाता है. इट फोकसेज ऑन फाइंडिंग आउट हाउ वेल द स्टूडेंट हैव अचीव्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. ये होता है आपका समेटिव असेसमेंट. ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि बच्चे ने कितने अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है. यानी कि समेटिव असेसमेंट ईयर एंड एग्जाम होता है जिसमें आप बच्चे को सिर्फ ये बताते हैं कि बच्चे ने पूरे साल जो पढ़ा है उसको उसने कितना अचीव किया, कितना डिसअचीव किया. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी इज अबाउट समेटिव असेसमेंट. ऑनगोइंग प्रोसेस जो होती है ना, दिस इज योर असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव असेसमेंट जो होता है दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. आपने पूरे साल जो पढ़ा ईयर एंड में एग्जाम देके हम उसको मालूम करेंगे. लर्निंग फॉर असेसमेंट कि बच्चे को कहाँ लर्निंग गैप है, कहाँ उसको फिल करना है, कहाँ उसको इम्प्रूव करना है. सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट है पोर्टफोलियोज आर यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटेजी. जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो बच्चे का एक रिटर्न वो होता है डेटा, जिसमें बच्चे की स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों चीज़ों को हम आकलन करते हैं. बच्चे को फीडबैक दिया जाता है कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ वो इम्प्रूव कर चुका है. तो इनमें से पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा कथन गलत है. यहाँ पे पूछा है कि पोर्टफोलियो जो है उसको एक असेसमेंट स्ट्रेटेजी यानी कि आकलन की जो स्ट्रेटेजी है उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे उसको यूज़ किया जाना है. इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ ऑल वर्कशीट गैदर्ड ओवर टाइम. बिल्कुल सही बात है. ये कलेक्शन होता है किसका, समय के साथ इकट्ठा किए गए सभी बच्चों के कार्यपत्रक का, मतलब जो भी उस बच्चे ने परफॉर्मेंस दी है. इट रिप्रेजेंट्स लर्नर ग्रोथ. ये बच्चे की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. सही बात है. इसमें अपॉर्चुनिटी होती है बच्चे के लिए उनकी खुद की जो अधिगम है, खुद की जो लर्निंग है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि कहाँ हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दैट मीन्स सेल्फ असेसमेंट. इट पोर्ट्रेज अ लर्नर्स नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी. ये बच्चे के ज्ञान, बच्चे की स्किल और बच्चे की एबिलिटी को पोर्ट्रे करता है. अब यहाँ पे समझिए नेगेटिव क्या होगा. यहाँ पूछा है असेसमेंट स्ट्रेटेजी, जबकि पहला वाला जो है वो क्या है, आपके जो पोर्टफोलियो है उसकी ये डेफिनेशन है. इसमें आप कोई आकलन नहीं कर रहे हो, ये एक डेफिनेशन बताई है कि ये कलेक्शन होता है बच्चे की वर्कशीट का जो कि बाय द टाइम हम इकट्ठा करते हैं. तो इट्स अ डेफिनेशन नॉट एन ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजी. ये बच्चे की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है. ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है बच्चों को खुद की लर्निंग को रिफ्लेक्ट करने के लिए, यानी कि सेल्फ असेसमेंट ये अपॉर्चुनिटी है. बच्चे की नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को आप इसमें असेसमेंट करते हो. ये तीनों क्या है, असेसमेंट इफेक्ट है, जबकि ये इसकी डेफिनेशन है. सो द ऑप्शन 1 इज नेगेटिव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90.
मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक सिंपल आपको स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। इस चीज को आपने करते होते देखा, कॉपी में लिखा नहीं लिखा, आपको एक सिंपल प्रिंसिपल दे दिया है कि मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, आपका एक फैक्ट है, नोबडी कैन चेंज इट। अब दिस पेन इज नॉट अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, मतलब ये जो सिक्का है वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। ये चीज आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हो, तब आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो सिक्का है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ए क्या है यहाँ पे, फैक्ट है, जबकि बी क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन है। सो ए इज फैक्ट एंड द बी इज ऑब्जर्वेशन। आई रिपीट, एक होता है फैक्ट, एक होता है ऑब्जर्वेशन और एक होता है इन्फेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, फैक्ट जो होता है ना गाइज, वो होता है आपका एक जो मतलब एक प्रिंसिपल, आपको डायरेक्ट एक चीज बता दी जाती है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि ये चीज भाई है, तो आपको उस चीज पे बिलीव करना होगा कि हाँ ये चीज है। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, जो भी आप फैक्ट देखते हो उससे आप उस चीज को होते हुए जब देखोगे, अपनी आंखों से जब आप होते हुए देखते हो, दैट्स योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते हो, एक इन्फेरेंस निकालते हो, यानी कि एक जो निष्कर्ष है वो आप निकालते हो, ठीक है। और यहीं पे एक चीज समझिएगा, एक तो होता है आपका थ्योरी और एक होता है आपका लॉ। जो लॉ होता है ना वो कब बनता है, जब आप थ्योरीज को बार बार चेक करते हो, थ्योरीज को बार बार हम रिपीट कर करके उसको देखते हैं, तब थ्योरी जो है वो लॉ में कन्वर्ट होती है। थ्योरी जो होती है ना वो हमेशा ये एक्सप्लेन करती है कि कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, जबकि लॉ जो होता है ना वो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई चीज कैसे होती है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करेगी कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, जबकि लॉ एक्सप्लेन करता है कि कोई चीज कैसे होती है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए लॉ एंड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर कोई भी लाइन आपको गलत लगे सो फील फ्री टू रिकरेक्ट अस। सो थैंक यू।